हाय देयर, यू वॉचिंग इट्स नॉट फेक। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से सोमवार से शुक्रवार मैं लाती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरें, खबरों के पीछे का विश्लेषण, उसके पीछे का सच। तो चलिए शुरुआत करते हैं इट्स नॉट फेक की आज की 5 बड़ी हेडलाइंस के साथ। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव पर गरमाई राजनीति। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को खरीदने का लगाया आरोप। इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जो पहले हार मान लेता है उसे नए अवसर नजर नहीं आते। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों का भरोसा, 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रहेगी तेज। फिच ने कहा जीडीपी ग्रोथ होगी 9.5%, तो एसएनपी ने कहा 8.5। नीट की परीक्षा में आरक्षण पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। और दिल्ली में कोरोना का कहर जारी, हर रोज बढ़ रही है मरीजों की संख्या, 33,000 के पार कोरोना संक्रमित। तो ये थी हमारी 5 बड़ी हेडलाइंस। इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। कोरोना महामारी के बीच राजस्थान की सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है और उसका कारण है जून के ही महीने में अभी 10 दिन बाद होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर। जी हां, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस के विधायकों को एक बार फिर से बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है, ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश में देखा था, जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में देखा था, उसी चीज़ को एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी एमएलएज की खरीद फरोख्त में शामिल है, ऐसा कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उन्होंने ये तक कहा है प्रेस वार्ता में कि जो कांग्रेस के एमएलएज हैं उन्हें 25 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं और 10 करोड़ रुपए एडवांस में दिए जा रहे हैं। इसके चलते उन्होंने एक जयपुर की आउटस्कर्ट्स पर एक रिसोर्ट है, उसको वहाँ पर उन सारे एमएलएज को शिफ्ट करने की कोशिश की गई है। अभी बहुत सारे एमएलएज वहाँ पर हैं। ये भी आरोप आ रहा है कि गुजरात के भी बहुत सारे एमएलएज हैं जिनको बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की। तो फिलहाल जो खरीद फरोख्त की राजनीति है, हॉर्स ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला एक बार फिर से गर्मा चुका है और एक अजीब सा पॉलिटिकल नैरेटिव फिर से बनता हुआ दिख रहा है। आज से ठीक 10 दिन बाद राज्यसभा के चुनाव है। राज्यसभा की 3 सीट्स है राजस्थान की और इस पर दोनों बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर दिख रही है। तो खरीद फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन आज जो बड़ा सवाल ये है कि लोकतंत्र की जो नींव है उसका क्या होगा। बीजेपी आए दिन हमने कमलनाथ की सरकार के लिए भी देखा था किस तरह से बीजेपी ने कमलनाथ की सरकार को हटाया। फिर महाराष्ट्र में रातों दिन किस तरह से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो ये जो एक पैटर्न दिख रहा है कि जिस तरह से लोकतंत्र का हनन होता है, तो उसमें बीजेपी माहिर सी दिखती है और जो लोकतंत्र का जो एक फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं आज हिलता हुआ दिख रहा है। फिलहाल जो कांग्रेस के जो चीफ व्हिप है महेश जोशी, उन्होंने डीजीपी राजस्थान को एक पुलिस की कंप्लेंट में भी ये बोला है कि ऐसी खरीद फरोख्त की कंप्लेंट आ रही है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का बनता हुआ दिख रहा है, उससे आज फिर से ये खबर चर्चा में आ गई है कि बीजेपी फिर से खरीद फरोख्त करना चाहती है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि अगर बीजेपी भी खरीद फरोख्त कर रही है तो कांग्रेस अपने एमएलएज को बचाकर क्यों नहीं रख पाता। अगर कमलनाथ का हम एग्जाम्पल देखिए कि जो मध्य प्रदेश में हुआ था, वहाँ पर भी कांग्रेस अपने एमएलएज को बचाकर नहीं रख पाई थी। अब देखना होगा कि क्या राजस्थान की सरकार को बीजेपी डिस्टेबलाइज करने में सफल हो पाती है या नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसा ही कहा है अशोक गहलोत ने कि बीजेपी के जो नेता हैं वो अशोक गहलोत की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो अगर आज सवाल बीजेपी पे खड़े होते हैं तो उससे भी बड़े सवाल आज कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस अपनी फ्लॉक को बचाकर क्यों नहीं रखता। तो ये सारे सवाल हैं, आप इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इसका इंतजार रहेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के 95वें प्लीनरी सेशन का संबोधन किया। आपको ध्यान होगा कि जून के पहले हफ्ते में उन्होंने सीआईआई को एड्रेस किया था। ये दोनों इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और सीआईआई एपेक्स बॉडीज़ हैं, शीर्ष बॉडीज़ हैं बिजनेस और इंडस्ट्री की। और जो बातें उन्होंने सीआईआई को कही थी, ठीक वही बातें आज उन्होंने फिर से इसको रिपीट किया। उन्होंने कहा कि सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना चाहिए क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। फिर उन्होंने सारी चुनौतियां गिनवा दी कि भारत के सामने इस समय कौन कौन सी बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ा कोरोना, फिर उसके बाद लोकस्ट यानी कि टिड्डी दल का एक बड़ी चुनौती है, साइक्लोन है, ऑयल वेल फायर्स हैं।
तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने गिनवा दिया। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को बनाने का जुमला एक बार फिर से उसकी बात की, लेकिन कैसे बनाया जाए, उसका रास्ता क्या होना चाहिए, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बातें नहीं की। फिर उन्होंने कहा कि पहली बार स्वतंत्रता के बाद ऐसा हुआ है कि किसानों को इतनी बड़ी स्वतंत्रता मिली है और वो अपने मन से अपनी खरीद को, अपने जो प्रोड्यूस है उसको बेच सकते हैं। लेकिन जो इंस्टेंट प्रॉब्लम्स हैं फार्मर्स की कि उनकी बीज के लिए, उनके खाद के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उनका घर परिवार कैसे चलेगा, उसको लेकर उन्होंने कोई बात नहीं की है। जहाँ तक सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी भी इंस्टेंट रिलीफ के लिए कोई बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की। हाँ, उन्होंने ये कहा कि सेल्फ रिलायंट इंडिया तभी बनेगा जब हम एमएसएमईज़ को आगे बढ़कर हौसला देंगे। तो एमएसएमईज़ को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने ज़रूर करी, लेकिन एमएसएमईज़ क्रेडिट क्यों नहीं ले पा रही हैं और तुरंत उनके लिए क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर उन्होंने जो ये कहा कि इकोनॉमी नीड्स टू बी ड्रैग्ड आउट फ्रॉम कमांड एंड कंट्रोल शिफ्ट, कमांड एंड कंट्रोल शिफ्ट से उसको हटाकर अब प्लग एंड प्ले मोड में लेकर आना है। तो ये सब बोलने में बहुत अच्छा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उसका रास्ता आपने नहीं दिखाया है। आपने जुमलेबाजी की, आपने स्लोगनियरिंग की शीर्ष बिजनेस बॉडी के आगे, लेकिन उन्हें रास्ता आप दिखाने में आज एक बार आप फिर से चूक गए। फिर आज उन्होंने बंगाल को बढ़ाने की बात की कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया विल डू टुमारो। तो आज बंगाल की भी उन्होंने बात की कि बंगाल को आगे से आगे बढ़ाना है, लेकिन कैसे बढ़ाना है, क्योंकि बंगाल की जब बारी आती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे राजनीति आ जाती है, वहाँ पे बीजेपी वर्सेस तृणमूल हो जाता है, चाहे वो साइक्लोन अम्पन की बात करें, चाहे किसी भी और चीज़ को लेकर बात करें। तो आज जो ये संबोधन था 95th प्लीनरी सेशन का इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का, इट was no different than what he addressed to the Confederation of Indian Industries in the first week of June। लेकिन जुमलेबाजी से भरा रहा मामला। स्लोगनियरिंग हमने जमकर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा कि आत्मनिर्भर भारत हमें इसको बनाना है। उन्होंने 2-3 बातें कही कि काश हम ये ना कहते कि हम अपनी पीपीई बना सकते, काश हम ये ना कह पाते कि हमें चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। तो उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाइए, इम्पोर्ट कम से कम करिए और फिर बाद में एक्सपोर्ट की बात करिए। तो ये सारी बातें इस समय लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के हिसाब से बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसका रास्ता क्या होगा, इसका रोड मैप क्या होगा, इसके बारे में जो इंडस्ट्रीज़ को प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। इस पर आपका क्या फीडबैक है, ज़रूर मुझे बताइएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आज 2 इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर और फिश, उनकी जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन आई है भारत को लेकर। उन्होंने कहा है कि 2022 तक भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, जो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ने जिसका अनुमान लगाया है, वो कहा है कि 8.5% जीडीपी ग्रोथ होगी 2022 में। उसी तरह से जो फिश की रेटिंग है, फिश ने कहा है कि 9.5 हो सकती है। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 2022 की हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो वापस लौट कर आएगी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ जो बड़े राइडर्स हैं, आज वो ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर करना भूल गए हैं। सब इस बात से खुश हैं कि 2022 में हमारी ग्रोथ रेट वापस अच्छी हो जाएगी और हम जिसको बहुत गर्व कर सकते हैं। लेकिन उसके बीच में अगर रीडिंग बिटवीन द लाइंस करें तो उसमें ये कहा गया है, दोनों स्टैंडर्ड्स एंड पुअर और फिश की रेटिंग में, कि दे नीड टू इम्प्रूव द वीक फाइनेंशियल सेक्टर एंड द लेबर मार्केट। यानी कि अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स नहीं लेकर आते, अगर लेबर मार्केट हम अपनी इम्प्रूव नहीं करते, तो ये जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं 2022 के, हम उस ग्रोथ फिगर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसमें इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं कि ये फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स कैसे आएंगे, लेबर मार्केट को हम अपनी कैसे इम्प्रूव करेंगे, इस समय ना डिमांड है, आप लोगों में कॉन्फिडेंस कैसे इंड्यूस करोगे। तो ये सारे बड़े सवाल हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो भारत के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें कह रही हैं 2022 के लिए। तो 2022 अभी खाली 2020 है और इतने सारे चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, कोरोना का कहर है, इसके अलावा भी बहुत सारे चुनौतियां हैं। तो इन चुनौतियों के बीच में आप अपने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को कैसे सुदृढ़ बनाएंगे, उसको कैसे सुनियोजित करेंगे, लेबर मार्केट है उसे कैसे इंप्रूव करेंगे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आएंगे। तो ये सारे बड़े सवाल हैं। कहने में बहुत अच्छा लगता है कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जो अभी इंडिया को पुअर कहती थी, उन्होंने 2022 के लिए एक अच्छा ग्रोथ प्रोजेक्शन किया है, लेकिन
ग्रोथ प्रोजेक्शन किसके साथ है? एक राइडर के साथ है, कंडीशन के साथ है। तो आज सबसे पहले तो भारत सरकार इस बात का अश्योरेंस दे कि ये जो कंडीशंस हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स की बातें हैं, लेबर मार्केट में इम्प्रूवमेंट की बातें हैं, ये सारी भारत की सरकार कैसे करेगी और क्या टाइमलाइन होगा, इसका डेडलाइन क्या होगा, कितने दिन में ये सारे रिफॉर्म्स आएंगे, कितने दिन में लेबर का जो मार्केट है वो इम्प्रूव करेगा। तो ये सारी बातें हैं और कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी मेकिंग की लिहाज से ये सारे मेजर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंस्टेंट रिएक्शंस जब तक भारत की सरकार से नहीं आएगा तो ये ग्रोथ प्रोजेक्शन आज भी मैं कहूँगी कि ये बहुत दूर है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ऐसा कहा जाता है, तो ये उसी तरह है। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि भारत की सरकार अगले 6 महीने में क्या करेगी ताकि जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो जाए, लेबर की मार्केट है वो थोड़ा सा प्रिम एंड प्रॉपर हो जाए, फिनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स कैसे सरकार लेकर आएगी। तो ये सारे बड़े सवाल हैं जिनका सरकार के पास इस समय फ़िलहाल कोई जवाब नहीं लगता। हाँ, हम दूर के लिए सोचकर खुश हो सकते हैं कि 2022 में हमारा जो ग्रोथ फिगर है वो 8.5 होगा, वो 9.5 होगा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा अगला जो 5 या 6 महीने का जो टाइम है, जॉब लॉसेस से हम कैसे निपटेंगे, इतनी जो गरीबी है, भुखमरी है, उससे कैसे निपटेंगे, उसके लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इस स्टोरी पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान एक बहुत अहम फैसला सुनाया और अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल साफ किया कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड इट्स अ लॉ। इस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब ये याचिका क्या थी? ये जो याचिका थी ये तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस में ओबीसी कैंडिडेट्स के 50% रिजर्वेशन को लेकर कही गई थी, जिसमें नीट का एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम के दौरान याचिका जो कि फाइल की गई थी सीपीआई की तरफ से, डीएमके की तरफ से, अंबुमनी रामदास की पार्टी है, तो ये ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एकजुट हुई थी और उन्होंने कहा था कि जो ओबीसी और जो बैकवर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 50% रिजर्वेशन तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस में देना चाहिए। लेकिन इस याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर छोड़ दिया गया कि ये पिटिशन आप विड्रॉ कर लीजिए और आप वापस मद्रास हाई कोर्ट में जाइए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को विड्रॉ करने के लिए कहा और कहा कि अब ये वापस आप याचिका मद्रास हाई कोर्ट में लेकर जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया कि हम इस प्ली को यानी कि इस याचिका को एंटरटेन नहीं करेंगे। उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि जो आर्टिकल 32 है वो आर्टिकल 32 जिसकी बात कही गई थी इज़ अवेलेबल ओनली फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई फंडामेंटल राइट्स का यानी कि मौलिक अधिकारों का यहाँ पर हनन नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एक ऑर्डर में कहा कि मौलिक अधिकार नहीं बन सकता आरक्षण, इसलिए आप इस याचिका को वापस लेके जाइए। तो जाहिर सी बात है कि जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि उम्मीद लगा के बैठे थे कि उनको रिजर्वेशन मिलेगा नीट के एग्ज़ाम में, तो आज उनके लिए एक बड़ा धक्का है और फिर से वो दोबारा एक्सरसाइज रिपीट होगी अगर ये पिटिशन वापस मद्रास हाई कोर्ट में जाया जाता है। लेकिन इसको लेकर एक बड़ी राजनीतिक बैटल फिर से शुरू हो सकती है। आपको ध्यान होगा कि फरवरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही ऑर्डर दिया था जिसमें कहा था कि हम प्रमोशंस में और जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं रखेंगे, जिसको लेकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी कि कांग्रेस और रामदास अठावले की पार्टी जो आरपीआई, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको रिव्यू पिटिशन होना चाहिए, इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। तो जितनी भी जो ओबीसी पार्टीज़ हैं, जो बैकवर्ड पार्टीज़ हैं, जो कि दलितों और जो बैकवर्ड क्लासेस की राजनीति करती हैं, तो आज उनको एक बार फिर से बल मिल गया है। और कांग्रेस जो इस बात को कहती आई थी कि सेंटर हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहा है, तो आज फिर से ये पार्टीज़ दोबारा उनको बल मिला है इस फैसले से। अब ये बॉल सुप्रीम कोर्ट से हटकर अब ये जो गेंद है पूरी मद्रास हाईकोर्ट के पाले में चली गई है। लेकिन इस फैसले के बाद यहाँ से जो ओबीसी और बैकवर्ड क्लासेस की जो राजनीति है, हो सकता है कि उसे एक नया शेप मिल जाए, क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो सीपीआईएम हो, चाहे आरपीआई हो, चाहे अंबुमनी रामदास की पार्टी हो, डीएमके हो, ये सारी पार्टीज़ अब एक बार फिर से एकजुट होंगी और इनका निशाना फिर से केंद्र के ऊपर होगा कि केंद्र हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रहा है। अब आपको 2-3 बातें यहाँ पे बताना चाहूँगी कि 1932 में एक पूना एक्ट साइन हुआ था जो कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में साइन हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि हम बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देंगे। उसके बाद अपने ही संविधान में आर्टिकल 16(1) और 16(4) के तहत
हम राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन जॉब्स की हम बातें करते हैं। तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये अब खुल जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ा धक्का है तमिलनाडु के उन मेडिकल स्टूडेंट्स का जो कि इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें 50% आरक्षण मिलेगा मेडिकल कॉलेजेस में, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। उनके लिए एक बड़ा धक्का है और ये एक बार फिर से पूरी जद्दोजहद शुरू होगी। लेकिन अब बॉल मद्रास हाई कोर्ट के पाले में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये फैसला साफ कर दिया है कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है और ये ऑर्डर बन चुका है। तो ये एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और इस पर आपका क्या कहना है? आप केंद्र की राजनीति के ऊपर इस पर क्या कहेंगे? और जो बाकी जो पार्टीज़ हैं, बैकवर्ड पार्टीज़ हैं, वो अपनी राजनीति इस फैसले के बाद किस तरह से आगे बढ़ेंगे? इन सारी बातों पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। इस पर आपका क्या सोचना है? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब आखिरी खबर हमारी कोरोना अपडेट को लेकर है कि दिल्ली में जिस तरह से संक्रमण कोरोना का बढ़ता जा रहा है तो वाकई में एक भयावह स्थिति हो गई है। 33,000 के ऊपर का आंकड़ा पार कर चुका है और अगर ऑल इंडिया फिगर की हम बात करें तो 2.76 लाख केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं और भारत बहुत जल्दी आपको चौथे पोजीशन पर दिखेगा, यानी कि जो पोजीशन अभी ब्रिटेन की है, यानी कि इंग्लैंड की है। तो जिस तेज़ी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन जो भारत की सरकार है वो रिकवरी में ही खुश है कि हमारा जो रिकवरी रेट है वो 49.21% पे है, यानी कि जिस रफ्तार से लोग रिकवर कर रहे हैं वो ज़्यादा तेज़ है। लेकिन आज चौंकाने वाली बात यह है कि जो अभी एक ICMR का एक सेरो सर्वे हुआ है उसमें उन्होंने इस बात को लेकर एक खुशी जताई है कि लेस देन 1% पॉपुलेशन इस समय कोरोना से इन्फेक्टेड है। लेकिन आज बात सेरो सर्वे की नहीं है, आज बात रिकवरी रेट की नहीं है, आज बात चिंता की सबसे बड़ी ये है कि इतने स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन के बाद जो कि 70 दिन से ज़्यादा का बड़ा लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में भी हम नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस को हम नहीं रोक पाए। लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। हमने अनलॉक फेज़ 1 अनाउंस कर दिया है जिसको लेकर अब मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सारी चीज़ें खुल रही हैं, अर्थव्यवस्था पूरी पटरी पर वापस आने की बात कही जा रही है। लेकिन संक्रमण को हम कैसे रोकेंगे उसको लेकर अभी कोई रोड मैप नहीं है। सरकार की जितनी भी ब्रीफिंग्स हैं उसमें सरकार इस चीज़ को लेकर खुश हो जाती है कि जो रिकवरी रेट है हमारा बहुत हाई है और मरने वालों की संख्या बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो हाँ, सही बात है, क्योंकि हमारी जो देश की जो पॉपुलेशन है बहुत यंग पॉपुलेशन है, तो मरने वालों की संख्या भी कम है। लेकिन इन्फेक्टेड केसेस हम रोक नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? इसको लेकर सरकार के पास कोई भी प्लान नहीं है। सरकार ने सबको मरने के लिए छोड़ दिया है और ये कहा है कि आप अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं अपनाते हैं तो आप ही रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले जो सरकार की जिम्मेदारी थी सरकार ने राज्यों के ऊपर डाला, राज्यों ने अब इंडिविजुअल के ऊपर डाल दिया है और इंडिविजुअल अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो वो मरने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन किसी भी सरकार को ले लीजिए, कोई भी राज्य को ले लीजिए, सारी राज्य सरकारें केंद्र को दोष देती हैं, केंद्र राज्य सरकार को दोष देता है। लेकिन रोड मैप क्या है? अर्थव्यवस्था कैसे चलाई जाएगी? अर्थव्यवस्था छोड़ दीजिए, लेकिन लोगों की जो हेल्थ है, लोगों का स्वास्थ्य है, उसे इस समय कैसे बचाया जाए वो ऐसा लगता है कि सिर्फ राम भरोसे ही है। आपका इस स्टोरी पर क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। और मेरी तरफ से 5 बड़ी खबरों में इतना ही। मेरा ट्विटर हैंडल @neelu317, उस पर ज़रूर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक ईमेल ID है वो फ्लैश कर रहा है, उस पर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दीज आर द 5 स्टोरीज ऑन इट्स नॉट फेक। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।